जय श्री बालाजी। आज हमारे डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर हम लेके आए हैं एक और डॉक्टर जो हैं हमारे शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिषेक सिंह। डॉक्टर अभिषेक सिंह से मिलवाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वो बहुत ही छोटी सी उम्र में, बहुत ही छोटी सी एज में, इवन जब मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ तब आपको लगेगा कि ये एमसीएच कर चुके हैं, न्यूरोसर्जन है और 6 ईयर से सिरसा में भी हैं और अपने हाथ से कितनी सर्जरीज कर चुके हैं और किस तरीके की सर्जरीज कर चुके हैं वो हम इन्हीं से जानेंगे। और डॉक्टर अभिषेक सिटी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है डबवाली रोड सिरसा पे अपना रन कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अभिषेक जी से। डॉक्टर साहब, आप अपना हॉस्पिटल यहाँ रन कर रहे हैं पिछले लगभग 5 सालों से जी। तो आपका लगता नहीं आपको इतनी जल्दी नेम एंड फेम मिला है, तो ये कैसे हुआ ऐसा? सही कह रहे हैं, ये बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल खोलते हुए कोई भी कुछ भी आप नया सेटअप करते हो आप जी। तो एक समय के बाद ही वो फल देना शुरू करती है, चाहे वो पौधा ही क्यों ना हो। बट बाय ग्रेस ऑफ द गॉड मैं यही कहूँगा कि पब्लिक के बीच में डे वन से जब भी मैं बैठा तो मेरे अंदर भी एक डर था कि शायद लोग एक्सेप्ट करें कि ना करें। मैं यहाँ का लोकल हूँ ही नहीं मैं, तो मतलब एक डर तो था कि शायद यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करें कि ना करें। बट बाय ग्रेस ऑफ द गॉड लोगों ने इतना प्यार दिया और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि अच्छा काम हर किसी को पसंद है। अच्छा काम चाहे आप बोलता है। कहीं से आकर के करो आप। तो आपकी जो एड है वो पब्लिक खुद करती है? हाँ मैम, कोई होर्डिंग्स की जरूरत नहीं है? जरूरत है। तो आप बेसिकली है कहाँ से? मैं पटना से हूँ। पटना से? जी। ओके डॉक्टर साहब, मतलब पटना बिहार छोड़ के हरियाणा वालों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी ये तो खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ के लोगों की लाइफ सेव कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये पटना में सेव कर रहे होते। जी मैम, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कुछ मतलब जैसे आज हमारा जो टॉपिक है ब्रेन हैमरेज के ऊपर है और स्पाइन के जो इंजरीज होती हैं उसको लेके है, तो लोगों में कुछ मिथ्स रहते हैं कि स्पाइन की जो इंजरी है वो सक्सेसफुल नहीं होती। क्या ऐसा सच में है या मिथ ही है? मैम मैं वो कहूँगा कि जो स्पाइन की सर्जरी के बारे में या स्पाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में कि आज से अगर 20 साल पहले लोग अगर बोलते हैं कि जी स्पाइन के पेशेंट्स ठीक नहीं होते या स्पाइन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, तो शायद उस समय वो चीज़ें सही थी। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, डायग्नोसिस इतने प्रिसाइज हो गई है कि आप एग्जैक्ट कहाँ पे क्या ऑपरेट करना चाहते हो, किस चीज़ को ऑपरेट करना चाहते हो, आप एग्जैक्टली कर सकते हो आप। तो आज के डेट में सारी चीजें मैं कहूँगा कि मिथ हो चुकी हैं। जैसे कि स्पाइन में ज्यादातर फीमेल्स में डिस्क बोलते हैं, डिस्क स्लिप डिस्क हो गया या डिसलोकेट हो गई, तो उस केस में क्या हमें ओपन करके सर्जरी करनी पड़ती है या कुछ लेजर वेजर ही होता है? मैम इसमें 2 तरह की चीजें हैं कि मैं कहूँ कि अगर स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएशन है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो इसमें सर्जरी इज लास्ट ऑप्शन। 70 to 80% पेशेंट्स जो हैं स्लिप डिस्क वाले, पीआईवीडी वाले, डिजेनरेटिव डिस्क वाले, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वेट लिफ्टिंग ना करो आप, आपका जो फील्ड है आगे झुकने का ना करें, मॉडिफिकेशन, इन सारी चीजों से पेशेंट 70 to 80% पेशेंट्स कंजर्वेटिव सर्जरी से अपने आप को सेव कर सकता है। सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके। तो 70 to 80% विदाउट सर्जरी पेशेंट को आप ठीक कर दे रहे हो, आप पेशेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल गेन कर सकता है। 20 to 30% पेशेंट्स जो बच रहे हैं जिनमें कि आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे दिया, मेडिसिन दे लिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया, बट पेशेंट का पेन नहीं जा रहा है, उस केस में आप सर्जरी एडवाइस करते हो। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सिरसा में इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं लेकर के आया हूँ। ओके गुड। तो इसके पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सिरसा में। तो इसके बाद कितनी देर बाद, मतलब कितने दिनों के बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं या अपने वर्क पे वो वापस जा सकता है? मैम अगर इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में बेहोश नहीं करते। एक कि स्पाइन की सर्जरी होगी तो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके ऑपरेशन होगा, पेशेंट ऑपरेशन के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, पेशेंट से हम बातचीत करते हैं, पेशेंट बात करते करते सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी करते हैं, पेशेंट से बात पेशेंट को पता ही नहीं चलता। नहीं, वो बिल्कुल सामने एलसीडी को देख रहा होगा सारी चीजें कि उसकी सर्जरी चल रही है, वो एंजॉय कर रहा होगा और सर्जरी उसकी हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर के बाद कोई व्हील चेयर, कोई स्ट्रेचर नहीं, पेशेंट को हम ऑपरेशन टेबल से खड़ा करते हैं, उसको ऑन लेग, ओटी से ही वो चल के जाता है, चल के जाएगा वो ऑपरेशन थिएटर। अनबिलीवेबल सर, एक्सीलेंट वर्क। मतलब इवन ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी कि ओटी से पेशेंट स्पाइन की जब आप ये सर्जरी कर रहे हैं एंडोस्कोपिकली तो वो आप ओटी से ही चला के भेज रहे हैं।
ये तो एक्सीलेंट वर्क है सर, ये तो मुझे भी नहीं पता था, आज इस पॉडकास्ट के जरिए इसके साथ मैं भी अवेयर हुई हूँ। तो डॉक्टर साहब मतलब इवन जो स्पाइन की सर्जरी है उस टाइम पे क्या जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है तो वो सक्सेसफुल रेट उसमें कम हो जाते हैं? बिल्कुल मैम, जिनका वेट ज़्यादा है, अब जैसे बहुत बड़ी तो चलो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की बात होगी, बहुत बार में क्या करना होता है कि जो डिसऑर्डर है, जो पैथोलॉजी है, वो मोर देन 1 लेवल होता है, 3 लेवल पर डिस्क निकल चुकी है या 4 लेवल पर डिस्क निकल चुकी है, उसमें क्या हमें स्क्रू वगैरह डालने पड़ते हैं, इम्प्लांट डालने पड़ते हैं। तो अगर पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा हो तो उसमें रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलती। पेन रह जाता पेन है। तो अगर हम कहें कि 100% पेन रिलीफ, तो पेशेंट ओबेसिटी की वजह से अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होती, तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं जी मेरे को पहले से ठीक है, आई एम 70 to 80% ओके, बट 20-30% मेरे को अभी भी लग रहा है कि जी मेरे को और थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए तो थी। क्या आप उनको डाइट मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं? पर्सनली मेरा मानना है कि जब आप स्पाइन सर्जरी के बारे में सोचते हो तो मैं पेशेंट को क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप एक काम करो, आप इतने दिनों से पेन तो झेल रहे हो, आप कुछ दिन और आप कंटिन्यू करो, और पहले आप डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और जी। करके ये सब कर करके आप वजन को थोड़ा कम करो। आप इवन जी। सर्जरी के पहले, ऐसा नहीं कि सर्जरी के बाद, हाँ, सर्जरी से के पहले ताकि सर्जरी सक्सेस हो जाए, सर्जरी की सक्सेस की रेट अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाती जी, है। तो पहले करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब कुछ आपका कोई ऐसा एक इवेंट या ऐसा कोई किस्सा जब आप एमसीएच कर रहे थे तो कोई किसी पेशेंट के साथ जो हुआ हो और आपने सीनियर्स की परमिशन के बिना कर दिया हो? राइट, एक शेयर करना चाहूँगा मैम। एक हमारे में क्रोनिक एसडीएच होता है। क्रोनिक एसडीएच मतलब दिमाग में खून इकट्ठा हो और वो काफ़ी दिनों से खून इकट्ठा हो। एक जी। पेशेंट को चोट लगी और पेशेंट हमारे पास बेहोशी की हालत में आया। एक पेशेंट की जी इनको 3 महीने पहले चोट लगी थी और अब धीरे धीरे बातों को भूल रहे हैं, ओके। और फर्स्ट ईयर में था ना उस समय। ठीक है। तो क्रोनिक एसडीएच बड़ा क्रेज था कि यार एमएस के बाद मैं एमसीएच करने आया हूँ, मेरे को ब्रेन की सर्जरी करनी है। तो पेशेंट शाम को आया, हमारी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई थी। क्रोनिक एसडीएच हमारे में बिल्कुल बेसिक सर्जरी में से है कि 2 बरहोल करो और वहाँ से ब्लड निकाल दिया। पेशेंट अगले दिन बहुत ही बिल्कुल लग गया कि पेशेंट की सर्जरी हुई ही नहीं है, पेशेंट भी ठीक हो जाता पेशेंट है। ठीक हो जाता है। तो इमरजेंसी ड्यूटी थी, तो मैं सोचा कि अगर इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे को फिर केस मिलने नहीं है, मिला पर्सनल नहीं है। करेंगे या सीनियर करेंगे। तो मैं अपने सीनियर को कॉल किया कि सर पेशेंट बहुत ही सिक है, ये करना पड़ेगा अभी। अभी करना पड़ेगा, कि अगर अभी नहीं करते हैं तो पेशेंट नहीं रहेगा वो। हाँ। तो सर ने कहा कि एक काम कर अभिषेक, तू शुरू कर, तुम मैं खुद- आ रहा हूँ। तो और आपकी तो लॉटरी लग गई। मेरी लॉटरी लग गई मैम, और मैंने उसको ऑपरेट किया और पेशेंट नेक्स्ट डे वेल एंड गुड बढ़िया डिस्चार्ज और किया। मेरे आपको को आज भी वो अपना याद है। कॉलर हाई किया आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट केस बड़ा ही इजी केस, और सीनियर की परमिशन से जी। मैंने थोड़ा सा दिमाग यूज करके उस केस को किया। जी। तो डॉक्टर अभिषेक अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मैम वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या साथ में है, सिटी हेल्थ जी। केयर में है। 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की गुड़िया है, एक 5 साल का बेटा है, जी। शिक्षा में पढ़ रहे हैं। मम्मी है साथ में रहती है, जी। पापा आते जाते रहते हैं घर से, तो घर से हमारा भी लगाव है। तो आपकी फैमिली में आप डॉक्टर फर्स्ट डॉक्टर हैं? फर्स्ट डॉक्टर, हाँ जी। ओके। उसके बाद लाइन लग गई हमारे यहाँ, ओके। आपने एक पाथ बना दिया ना? पाथ बना दिया। वो एक जब पाथ आप बना देते हैं तो उसके ऊपर तो सब बच्चे बाकी के तो चलेंगे। हाँ, मेरे 3 बिल्कुल। सिस्टर है, मामा डॉक्टर बन गए, तो तेरे को ही बनना है। अब बच्चे बोलते हैं कि मामा आपने हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर दी। ये बात सही है कि बच्चों के लिए तो आपने परेशानी क्रिएट कर दी कि उनको अब नीट क्लियर करना है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब हमारा जो सेकंड टॉपिक है ब्रेन हैमरेज, जो कि बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, और मतलब इवन मैं बहुत सारे ऐसे क्लोज मेरे पेशेंट्स को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ। तो ब्रेन हैमरेज में हमने बहुत बार ऐसे सुना कि इनका ब्रेन हैमरेज हो गया, लाइफ नहीं बचा पाए, और बहुत सारे केसेस में ऐसा सुना ब्रेन हैमरेज हुआ, हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए और पेशेंट की लाइफ सेव हो गई, और अब पेशेंट मतलब इवन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, पेशेंट को कुछ भी नहीं है। तो ये सही टाइम क्या है? ब्रेन हेमरेज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। मैं ब्रेन हेमरेज को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहूँगा। जैसे आपने पूछा कि अच्छा टाइम क्या है, इस बेसिस पे मैं थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहूँगा कि ब्रेन हेमरेज और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, सीवीए में क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है, और सेकंड चीज़ है कि ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट जाकर के बैठ गई, तो उसमें हेमरेज नहीं है, खून निकला नहीं है दिमाग में, वो क्लॉट अंदर ही है, क्लॉट अंदर है। उसकी वजह से ब्लड फ्लो उसकी
वहाँ से नहीं वेसल हो फूल पा रही गया है, है। हाँ नहीं हो पा रही है। तो दोनों दो चीज़ें, एक ब्रेन हेमरेज की नाड़ी फट गई लेमन लैंग्वेज में, ब्लड लीक हो गया। ब्लड लीक हो गया, और ब्लड क्लॉट, इसको इन्फार्क्ट बोलते हैं, उसमें क्लॉट जमा हो गया है जिसकी वजह जी, से ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पा रहा आगे है। नहीं जा रहा है। तो इसमें गोल्डन आवर है हमारे लिए, पेशेंट्स के लिए, कि ओके। विद इन 4 आवर्स अगर आप पहुंचते हो हॉस्पिटल में, ये सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, इस बारे में अवेयर नहीं होते अवेयरनेस हैं। है। तो अगर इनफैक्ट है विद इन 4 आवर्स अगर आप पहुंच गए ऐसे सेंटर पे जहाँ पे कि वो फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे यहाँ है वो चीज़, तो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर देते हो आप। थ्रोम्बोलाइज एक पद्धति है जिसमें कि क्लॉट को आप डिजोल्व करके खत्म डिसॉल्व कर कर सकते देते हो हैं। आप। तो ये गोल्डन आवर विद इन 4 आवर्स आपने क्लॉट को डिसॉल्व किया, पेशेंट देखेंगे कि पेशेंट एक साइड वीकनेस के साथ आया, आवाज़ चली गई, या पेशेंट वेंटिलेटर पे था और थ्रोम्बोलाइज किया आपने, पेशेंट में जी। मैजिकल रिकवरी देखेंगे आप, कि पेशेंट हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको लगे ही नहीं कि इतना बड़ा स्ट्रोक पेशेंट को हुआ था। तो जी। गोल्डन आवर इज़ 4 आवर्स। ओके। तो जो ब्रेन हैमरेज है इसमें मतलब सबसे पहला जो टेस्ट है, क्या सिटी से ही वो पता चलता है या कुछ और भी? नहीं, सिटी तो तब होगी जब पेशेंट हमारे पास आ गया। अवेयरनेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घर पे, रास्ते में, सड़क पे, रोड पे, ट्रेन में, कहीं भी आप इसको पता कर सकते हो आप। बिल्कुल। तो सिटी तो हमारे पास आने के बाद सिटी भी करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं, हमारे पास तो हैं, बट ऑन द रोड कैसे पता करें या घर पे कैसे पता करें कि जी ब्रेन स्ट्रोक हो रखा है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट सडन हेडेक, सिवियर हेडेक, सिवियर हेडेक, ऐसा हेडेक कि पेशेंट बोलेगा जी ऐसा पहले कभी हुआ ऐसा नहीं। पहले कभी हुआ ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वीकनेस, एक साइड में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। ओके। अगर एक साइड में वीकनेस आनी शुरू हो गई, सडन ऑनसेट वीकनेस, तो गोज की मोर इन फेवर की या तो ब्रेन हेमरेज या इन्फाक्ट हुआ है। आपको इग्नोर नहीं करना है कि चलो जी इसी वजह से वीकनेस आ गई या चलो कल तक ठीक हो जाएगा, ये गोल्डन आवर यहीं पे काम आता है। ओके। तो वीकनेस हो गई या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड की एक आंख झुक गया, या सिवियर नोजिया वोमिटिंग शुरू हो गया, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो गया, या पेशेंट बेहोशी हो या गया। पेशेंट बेहोशी हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ऑन द रोड, या पेशेंट खेत में काम करते हुए या घर में किचन में काम करते ये हुए, चीज़ें तो पेशेंट खुद ही बताएगा। पेशेंट खुद या घर वाले बताएंगे। और ये चीज़ अवेयरनेस वाली बात है कि लोगों में अवेयरनेस जानी चाहिए कि अगर ऐसा है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हो सकता है, एक बार चेक जरूर करा लेना चाहिए। इग्नोर ना करें मैम इसको। तो डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज जब भी जिस भी पेशेंट को होता है, तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न भी है कि क्यों होता है ये? हम लोगों को हाई बीपी या हाइपरटेंशन तो सबको पता है कि अगर हाइपरटेंशन है, हाई बीपी हो गया है तो हो गया है, और स्ट्रेस लेवल बहुत किसी का रहता है तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इसके अलावा और इसके अलावा ब्रेन हेमरेज को अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले हम, तो रोड साइड एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी जिसमें दिमाग में खून निकल जाता है, वो भी एक प्रकार का ब्रेन हेमरेज ही है। जी। सिगरेट स्मोकिंग, ओके। बहुत ज़्यादा सिगरेट अगर आप ले रहे हो, जी। कोकेन यूज़ कर रहे हो आप, तो ब्रेन हेमरेज, किसी भी तरह के ड्रग एडिक्टिव हैं अगर, हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है। जी। जेनेटिक कॉज भी है इसके, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो ये सब पेशेंट्स प्रोन होते हैं फॉर ब्रेन स्ट्रोक। ज़्यादा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में, अपार्ट फ्रॉम हाई बीपी। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर, हम ये कह सकते हैं ये कि एज, कुछ एज के बाद होते हैं, या ये बच्चों में भी हो सकता है? ये भी एक मिथ है कि ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक 60 के बाद ही होंगे, 50 के बाद नहीं होंगे। 10 साल के बच्चे में, न्यूनेट्स में, जो आज जन्म लिया है उसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे बोलते हैं ये वस्कुलर मैलफॉर्मेशन, कि बच्चे की वेसल्स ही ऐसी वीक थी जो कि लीक कर गई। कॉमन डेफिनेटली एल्डरली पेशेंट्स में है, बट बच्चों में भी ये हो सकता है। और आज चूँकि लाइफस्टाइल, ड्रग एब्यूज़, ओबेसिटी, तो आज ये जो 60s में हुआ करती थी पहले ब्रेन स्ट्रोक, अब 30 साल में देखेंगे आप, 20 साल में देखेंगे, 40 साल में देखेंगे। यूथ भी अब इससे अछूते नहीं रह गए हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया कि बच्चा कोई आया हो जिसको ब्रेन हैमरेज, और फैमिली इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है कि ब्रेन हैमरेज हो गया, और फिर आपने उसकी सर्जरी की और लाइफ सेव की? अभी मैडम कहानी है ऑलमोस्ट 3 साल पहले की। पेशेंट राजस्थान से था, बच्चा था 1.5 महीने का। ओनली 1.5 महीने का? 1.5 महीने का। ओके। नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, सिर में कोई चोट नहीं लगी थी। सिरसा में किसी पेडियाट्रिशियन के पास आए तो कि जी एक साइड रुक गया है बच्चे का, बच्चा मेरा क्राई भी नहीं कर पा रहा है अब, और बेहोशी में जा रहा है जी। तो उन्होंने सीटी करवाई। तो उन्होंने 1.5 महीने के बच्चे में हाथ पैर एक साइड जज किए?
और जी। बच्चा ड्राउजी, मतलब क्राई भी नहीं कर रहा है। हाँ, ये खाना चीज़ भी जजमेंट में आ गई है। खाना भी नहीं खा रहा है। कल तक ये बच्चा एक्टिव था, आज ये खाना भी, दूध भी नहीं पी पा रहा है, ये हाथ क्योंकि पैर भी नहीं मार पा रहा है, ये उसके माउथ के मूवमेंट भी कम हो गए मूवमेंट हैं। कम हो गई, बच्चा बिल्कुल सो रहा है जी कल से। तो किसी पेडिट्रिशियन के पास आए, उन्होंने सीटी करवाई, डाउट हुआ, सीटी में आया कि ब्रेन हेमरेज है। ओह। मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। फिर हम लोग एक बार कोशिश करते हैं और मेडिसिन से ही कोशिश की जाएगी। काफ़ी छोटा बच्चा है, किस्मत आपकी साथ दे गई तो शायद बच्चा मेडिसिन से ही रिकवर हो। हाँ जी। सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रात में 12 बजे जाकर के सर्जरी कर सकते हैं। तो लकीली पेशेंट हमारे पास, छोटा बच्चा, वो 1.5 महीने का, ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन रहा। ग्रेजुअली उसमें इंप्रूवमेंट आने शुरू हुई। एक समय ऐसा भी आया कि बच्चा डाउन भी हुआ, डिटोरेट भी हुआ वो। तो लगा कि सर्जरी पे जाएं कि ना जाएं। फिर हुआ तो इंट्यूशन खुद को इंट्यूशन कि मेडिसिन से ही कोशिश करते हैं। 2-3 दिन में बच्चे की फिर से हालत ठीक होनी शुरू हुई और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर गया। अभी भी हमारे पास फॉलोअप में आता है। अब वो कितना बड़ा हो गया? वो मैम, वो ऑलमोस्ट 3.5 साल का हो गया है वो। ओके। और देख के इतनी खुशी मिलती है ऐसे बच्चों को कि कि ये बड़ा अच्छा लगता है हमको, अपना लगता है वो। वो बड़ा ही सेटिस्फाइंग होता है वो, देखिए बड़ा ही सेटिस्फाइंग। जब फैमिली को देखते हो कि हाथ में गोद में जिसको लेके आता था, आज उसको चला करके ला रहे हैं, तो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है वो। और बिल्कुल नॉर्मल उसकी normal। अब मतलब हो बिल्कुल रही लगता है, ही नहीं इसकी कि- ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल लगता ही नहीं कि शायद कभी इसको ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। बड़ा इमोशनल जी। और बड़ा ही सेटिस्फाइंग मोमेंट दोनों ही एक साथ होता है वो। तो डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल एक अलग स्टेट से हैं और हरियाणा में हैं, तो आपको यहाँ आके कैसा लगा और हरियाणा के लोग कैसे लगे? मैं बताता हूँ, इसके बारे में कहानी बताता हूँ। मेरे से लोग पूछते हैं कि हरियाणा के लोग कैसे हैं, तो ये बोलूँगा कि मैं जहाँ पटना से आया हूँ, बिहार से आया हूँ। वहाँ के लोगों को बुरा बता दो अब। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक इमेज ऐसी है कि बिहार से है तो इससे बच के रहो जी। ये मैम बड़ा ही एक इमेज है। मेरे को बड़ा एक शुरू में एक एप्रीहेंशन था कि लोग अगर सुनते हैं कि बिहार से हैं तो शायद एक्सेप्ट ना करें कि ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों के मन में बहुत तरह की चीज़ें चल रही होती है कि वहाँ से है, तो शुरू में एक एप्रीहेंशन तो था। बट लोगों ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। मैं लोगों को बोला कि मैं पटना से हूँ, तो जो पंजाबी लोग हमारे थे उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप तो हमारे गुरु की धरती से हो। मतलब वो उनका अफेक्शन और बढ़ गया मेरे लिए। जी बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी मिलती है, और जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको अपने ही घर में नेगेटिविटी मिलती है। बिल्कुल सर। तो मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ और अब लगता है कि मेरा दूसरा घर है ये। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ने जो सारे मिथ्स क्लियर किए ब्रेन हैमरेज से रिलेटेड, और जो हमारी स्पाइनल इंजरी है, और डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया स्पाइनल इंजरी या डिस्क जो स्लिप होती है उसमें सर्जरीज 80% करनी ही नहीं पड़ती। तो लोग सोचते हैं कि हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो 80% सक्सेसफुल नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 80% करनी ही नहीं पड़ेगी, सक्सेसफुल तो ऑटोमेटिक ही है। तो डॉक्टर साहब का यहाँ आने के लिए, हमारे जो पॉडकास्ट डाइट एंड डॉक्टर सीरीज़ के अंदर आने के लिए डॉक्टर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।